हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका कि टाइटल है इनसाइड आवर अर्थ। चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया है, उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी डाल दिया, उसका नोट्स भी अपलोड कर दिया है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपके इससे बढ़ती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। इनसाइड आवर अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। पृथ्वी के बाहर की चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम लोग अंदर की बात करेंगे इस चैप्टर में। The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. जो हमारी पृथ्वी है वो एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर और बाहर निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारी पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में क्या है? What is the earth made of? हमारी पृथ्वी किस चीज़ की बनी हुई है? यहाँ बगल में एक डू यू नो दिया गया है, इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। फर्स्ट है द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में विश्व की दुनिया की सबसे गहरी खान मौजूद है, माइन खान। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोद चुके हैं। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल ऑफ 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए, जो कि असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। असंभव क्यों है? क्योंकि अब हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। Interior of the earth. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. तो आपने कभी प्याज देखा है? अभी आपने कभी प्याज देखा होगा, उसको कभी छीला होगा या किसी को घर में छीलते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि इसमें किस तरह से लेयर्स होती हैं, अलग अलग परतें होती हैं उसमें। वैसे ही हमारी पृथ्वी भी है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो पृथ्वी की सतह पे जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये सारे परतों में सबसे ज़्यादा पतली लेयर है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। ये कॉन्टिनेंटल मासेस में, जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, वहाँ पे ये 35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और समुद्री सतह पे केवल 5 किलोमीटर तक है। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। कॉन्टिनेंटल मासेस में मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनिया जैसे खनिजों से बनी हुई है। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, इसीलिए हम लोग इसको सियाल या सिलिका तथा एल्युमिनियम कहा जाता है। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा। जो ओशियनिक क्रस्ट है, महासागर की जो परपटी है, वो मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसीलिए उसको सीमा कहा जाता है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ द मैंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। सबसे ऊपर क्रस्ट था, उसके बाद हम क्या है, उसके जस्ट नीचे होता है मैंटल, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। इसकी सबसे आंतरिक, पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो चीज़ है, परत है, वो उसको हम लोग बोलते हैं कोर, और ये लगभग 3500 किलोमीटर है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज़ कॉल्ड नाइफ। ये मेनली मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है और इसे निफ भी कहते हैं। The central core has very high temperature and pressure. जो हमारा सेंट्रल मतलब पृथ्वी के बीच में जो कोर है, उसका तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है और वहाँ पे दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। Do you know the crust forms only 1% of the volume of the earth? 84% consists of the mantle and 15% makes the core. पृथ्वी के आयतन का, वॉल्यूम का
केवल 1% हिस्सा ही क्रस्ट है, 84% मेंटल और 15% हिस्सा कोर है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, और पृथ्वी का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स की। The Earth's crust is made up of various type of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. Rocks can be of different color, size and texture. So पृथ्वी के क्रस्ट अनेक प्रकार के रॉक से बना हुआ है। रॉक्स मतलब चट्टान। सो कोई भी ऐसा नेचुरल मास किसी मिनरल का जो कि अर्थ के क्रस्ट को बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉक्स। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो रॉक्स विभिन्न रंग के हो सकते हैं, विभिन्न आकार के हो सकते हैं, उनका टेक्सचर अलग अलग हो सकता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मुख्य रूप से 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं। एक तो होता है इग्नियस, दूसरा होता है सेडिमेंट्री और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक। अब हम लोग बारी बारी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड रॉक्स, दस फॉर्म्स आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। सो ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, लावा निकलता है, मैग्मा कहते हैं। तो जब वही मैग्मा ठंडा हो जाता है तो वो बन जाता है इग्नियस रॉक्स, जिसको कि हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। सो इग्नियस रॉक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी। So can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out of the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down. Rocks formed in such a way they have very fine grain structure, for example basalt. तो ये क्या कह रहा है कि जब वो molten magma वोल्केनोज के जरिए जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से लावा निकलता है। वो लावा अगर पृथ्वी की सतह पर ठंडा हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और ऐसे जो रॉक्स होते हैं इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। जैसे कि इसके लिए आप एग्जांपल में लिख सकते हैं बसाल्ट। द डेक्कन प्लेटियो इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। जो हमारा दक्कन पठार है वो बसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock. So ऐसा भी होता है कि कभी कभी मैग्मा ऊपर नहीं आता, वोल्केनोस के जरिए फट के ऊपर नहीं आता और वो अंदर ही अगर ठंडा हो जाए तो वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाता है, अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहलाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है और ग्रेनाइट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पेसीज एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। सो आपने देखा होगा कि हमारे घर में सिलवट्टे होते हैं या फिर वो कूटने के लिए कुछ होता है, वो सब पत्थर के बने होते हैं, वो ग्रेनाइट पत्थर के ही बने होते हैं। क्योंकि अगर उनमें महीन दाने होंगे तो उससे हम लोग किसी चीज़ को पीस नहीं पाएंगे, कूट नहीं पाएंगे, और वो अगर मोटे दाने के होंगे थोड़ा खरखर होगा तब हम उससे आसानी से पीस पाएंगे। Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. Yes. सो जो रॉक्स होते हैं, चट्टान होते हैं, वे लुढ़क कर या फिर चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इन छोटे छोटे के टुकड़ों को हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं। सेडिमेंट्स को हम लोग हिंदी में अवसाद बोलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। सो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये विंड के जरिए या वाटर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं या जमा कर दिए जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These type of rocks are called sedimentary rocks. फिर क्या होता है कि जहाँ ये जमा हो जाते हैं वहाँ दबते जाते हैं, ऊपर से प्रेशर पड़ता है और फिर कठोर होकर ये एक रॉक का निर्माण कर देते हैं। सो इस प्रकार निर्माण होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। ऐसे जो रॉक्स बनते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, सेडिमेंट्स के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। बगल में एक ग्लॉसरी में फॉसिल्स दिया हुआ है। फॉसिल्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। सो ये रॉक्स की परतों में अगर कोई पौधा जो कि मतलब मर गया है या फिर कोई जीव जंतु जो मर गए हैं वो अगर दब जाते हैं तो उनके अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सो बहुत जो पुराने ऐसे कुछ जीव जंतु जो लुप्त हो चुके हैं उनके अवशेष मिलते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ऐसा भी कोई जीव जंतु हुआ करता था हमारी धरती पे।
सो सेडिमेंट्री रॉक्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सैंडस्टोन। दीज रॉक्स में कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। अभी मैंने बताया कि आप फॉसिल्स क्या होता है, और फॉसिल्स किस रॉक्स में मिलेंगे आपको, इग्नियस रॉक्स में नहीं मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. So क्या होता है कि igneous और sedimentary rock पे जब बहुत ज़्यादा तापमान या बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो उसके कारण वो खुद को मतलब उनका चेंज हो जाता है नेचर, और वो इग्नियस या सेडिमेंट्री से वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में कह सकते हैं, जो चिकनी मिट्टी होती है वे स्लेट में बदल जाती है, चूना पत्थर जो होता है वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कब? जब उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। सो जो चट्टान है, जो पत्थर है, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो कठोर होते हैं उनका उपयोग हम लोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए कर लेते हैं। यू यूज़ स्टोन्स इन मेनी गेम्स, फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स। पिट्ठो आप लोग खेलते होंगे, या फिर किट गिट्टी, ये सब तो आपने खेला ही होगा। पिट्ठो और गिट्टी तो मुझे लगता है बहुत लोगों ने खेला होगा। सो इन सब में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फाइंड आउट सम मच मोर गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर्स एक्सेट्रा। तो आप अपने दादा दादी, मम्मी पापा या अगल बगल किसी से पूछिए कि उन्होंने कौन कौन सी गेम्स खेले हैं स्टोन्स को यूज़ करते हुए। सो यहाँ पे रेड फोर्ट जो है हमारा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और ताजमहल हमारा वाइट मार्बल से बना हुआ है। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. So ये समझ लीजिए ना कि एक साइकिल की तरह ये चलते ही रहता है ये सब प्रोसेस। मतलब एक रॉक दूसरे जैसे इग्नियस सेडिमेंट्री में बदल सकता है, सेडिमेंट्री इग्नियस दोनों मेटामॉर्फिक में बदल सकते हैं, फिर मेटामॉर्फिक हो सकता है सेडिमेंट्री में। ये एक तरह से पूरा चलते रहता है प्रोसेस। इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्नड when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles. So यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसी से आपको समझा देती हूँ मैं। इतना पढ़ने से बेहतर है आसानी से समझ लिया जाए। तो समझ लीजिए कि यहाँ है मैग्मा, एक ज्वालामुखी आपको दिख रहा है, यहाँ है मैग्मा। ये या तो अंदर ठंडा हो जाएगा, नहीं तो बाहर आके ठंडा होगा। बाहर आके ठंडा होगा तो ये, या अंदर भी ठंडा होगा तो ये बनाता है इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब इग्नियस रॉक से मान लीजिए इग्नियस रॉक्स आपस में टकरा कर या विंड वाटर के जरिए ही ये टूट के ये बन गए सेडिमेंट्स बन गए। अब सेडिमेंट्स अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो कठोर होते जाएंगे, तो वो बन गया सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक दोनों बहुत ज़्यादा अगर हीट और प्रेशर इन दोनों पे पड़ेगा तो ये बन जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स जिस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ रहा है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा मोल्टेन मैग्मा में, और फिर से ये जो साइकिल हमने अभी किया था ये फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से ये साइकिल चलते रहेगा। सो ये निरंतर प्रोसेस चलते रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स टाइम लगता है, लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे चलते रहता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो जो हमारे रॉक्स हैं वो बहुत सारे खनिजों से बने हुए थे, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन। सो यहाँ पे मिनरल्स का डेफिनेशन दिया गया। खनिज क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनका निश्चित फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनकी होती हैं, जिनके डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं, जिनका निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। For example, minerals are very important to humankind. Some are used as fuels. For example, coal, natural gas and petroleum. They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc. in medicine, fertilizers, etc. So, खनिज हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम हो गया। इनका उपयोग उद्योगों में होता है, औषधीय एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सब हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चैप्टर, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, सब चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।